नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश भदौरिया और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चुनावी यात्रा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पूरे सूबे में यात्रा कर रही है। हम पूरे सूबे में लोगों की नस टटोल रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या यहाँ पे लोगों का माहौल है, क्या लोगों की किसके पक्ष में हवा चल रही है। तो इसी को लेकर आज हमारी यात्रा हम 2 दिन से आगरा में है, आगरा में पहुंच चुकी है। और आज जो हमने 2 दिन का जो अपना पूरा एक तैयार किया है, रैपअप किया है कि क्या यहाँ पे हवा चल रही है, क्या लोगों का रुझान है, उस सब चीज़ों पे बात करने के लिए हम आपको अपने 2 दिन की पूरी स्टोरीज बताने वाले हैं कि क्या है पूरा रैपअप। तो हमारे उस पर बात करने के लिए अजय राघवेंद्र शुक्ल हमारे साथ सहयोगी खड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और क्या लोगों का रुझान है आने वाले चुनावों में, मतलब जो चुनाव होने हैं। तो राघवेंद्र जी, कि अभी तक जो हम लोग 2 दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इस बीच आपको यहाँ पे ज्वलंत मुद्दे जो आपको अभी तक हम कवर कर पाए, हालांकि तमाम है, कई एक और स्टोरीज भी हैं जिन पर अभी हम कोशिश करेंगे उनको कवर करने की, लेकिन कुछ एक तमाम मुद्दों के अलावा कुछ हमने जो अभी कवर कर पाए हैं, उनमें से क्या आपको लगता है कि सबसे प्रमुख है, आपको सबसे क्रूशियल लगता है? देखिए, आगरा में वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव जब होता है तो लोकल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के मुद्दे चुनाव में बहुत ज़्यादा उछलते हैं। लेकिन आगरा की बात करें तो हम लोग कुछ ऐसी जगहों पे गए थे जो जहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि आगरा में कुछ ये जो समस्याएं हैं इन पर चुनाव में बात होना ज़रूरी है। चुनाव में ही नहीं, चुनाव के बाद भी उस पर बात होना ज़रूरी है। और सिर्फ बात होना ज़रूरी नहीं है, उस पर थोड़ा सा एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जैसे कल हम लोग छावनी स्टेशन पे थे, रेलवे स्टेशन पे आगरा में, और वहाँ जब लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ऐसे थे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। आगरा में टूरिज्म इंडस्ट्री एक मतलब बड़ी चीज़ है। हाँ, मुख्य रूप बहुत मुख्य उद्योग है काफ़ी यहाँ पे। उसको वहाँ के लोगों ने जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो बहुत नाराज़ थे। केवल योगी सरकार से नहीं, इसके पहले की भी जो सरकारें थी उनसे भी काफ़ी नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए आगरा में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया और किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। उनका ये कहना था कि यहाँ 4 हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल है ही, और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, तमाम 4 साइट्स हैं। तो ये 4 साइट्स हैं, उसके बाद भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा में नहीं है। तो इसको लेकर के बड़ी नाराज़गी थी उनमें। योगी सरकार से जो उनकी नाराज़गी थी वो इस बात को लेकर के थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, आज में एक जो चीज़ हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक युवक जुड़ा था, तो उसके ही बड़ा उसने शानदार पंच मारा था कि जब राघवेंद्र जी ने उनसे सवाल किया कि किसकी सरकार आने वाली है, किसको जीतवा रहे हैं, तो क्या बोले थे वो कि उसने पेट्रोल डीजल की महंगाई पे बात चल रही थी। अचानक से वो कहीं से बीच में से आया और उसने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा है तो साइकिल ही चलेगी। तो उससे हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थक था। तो इससे थोड़ा सा हम एक और समीकरण समझाना चाहेंगे। आगरा में वैसे तो बताया जा रहा है कि 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी कहीं पिछड़ रही है। बाकी 5 सीटों पर ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि बीजेपी का दबदबा है और फिर से वापसी हो सकती है विधायकों की। तो अच्छा, जिन लोगों से हमने बात की वहाँ पे, वो ज़्यादातर उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक थे और उसमें से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अच्छा, रोजगार को लेकर जो मतलब यहाँ पे आपको हवा दिखी हो, रोजगार मुद्दा है क्या? रोजगार बिल्कुल मुद्दा है। आप किसी भी युवा से बात करेंगे, अगर वो योगी सपोर्टर भी है तो वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि बेरोजगारी तो है ही। हाँ, मतलब इस बात को वो मानता है कि रोजगार बेरोजगारी मुद्दा है। बिल्कुल। कल हम कुछ छात्रों से बात कर रहे थे, एक सेंट जॉन्स कॉलेज था वहाँ पे, तो वहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बीजेपी सपोर्टर थे, तो वो भी बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को मुद्दा तो मानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी योगी सरकार को इसमें काम करना है और वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमको उनका इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इस पर कितना प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी तो ये मानते हैं कि बेरोजगारी है, हाँ, रोजगार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार हमारी प्रयास कर रही है। दूसरी पार्टी के लोग या जो योगी विरोधी लोग हैं वो जरूर सवाल उठाते हैं कि नहीं, ये तो सरकार पूरी तरह से इस मामले में फेल हो गई है। अच्छा, ये तो एक मुद्दा हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री का। दूसरा मुद्दा जो है, आगरा में पीने के पानी को लेकर के बड़ी समस्या है। हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एकदम से पानी की किल्लत है और लोगों का जीवन बड़ा प्रभावित हो रहा है। फतेहपुर सीकरी की वो जो विधानसभा क्षेत्र का जो गाँव है जी, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में हम गए थे, उसका नाम है नागला। नाम को लेके शायद थोड़ा भी याद नहीं है, गांव का नाम है। तो वो कुछ ऐसे नागला और उसके आगे कुछ था। हमारी रिपोर्ट पढ़ेंगे आप तो वहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल। वहाँ के बारे में वहाँ के बारे में राघवेंद्र जी, देखिए, जब हम लोग जैसे पहुंचे ही थे तो
सबसे बड़ा मतलब चौंकाने वाली चीज़ है कि आज के टाइम में भी मतलब स्मार्ट सिटी में को लेके आगरा पे काम हो रहा है, ठीक है, उसको मेट्रो चलवाने की बात हो रही है, लेकिन एक सबसे जो ग्रामीण तबका है उस पर ध्यान नहीं है। इसका मतलब ये मालूम चलता है कि वहाँ पे औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो 20-20 से 30-30 लीटर की बड़ी भारी बाल्टी लेकर करीब 2-2 किलोमीटर दूर वो नल, एक और सबसे बड़ी बात है उस गांव में इकलौता एक नल है, वहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उनके घरों से वो नल है, उसको वो पानी भर भर कर लेने के लिए जा रही हैं। अब सोचिए कि जब अभी हम लोग गए थे तो उनका कहना था 3 से 4 चक्कर लग जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वो जो स्थिति थी इतनी बद से बदतर हो जाती होगी। ये सोचने की बात है कि जहाँ पे मतलब 3 किलोमीटर दूर और वो नल भी इतना दूर था। इस पे हमने विस्तृत रिपोर्ट करी है, आप जाकर एनबीटी पर देख पाएंगे, तो बहुत डिटेल में हमने उस पर लिखा है पूरा। और तो मतलब ये बड़ा अहम मुद्दा है कि आगरा जैसे मेट्रो सिटी जिसमें बनाई जा रही है, मेट्रो बनाई जा रही है, वहाँ पे पानी को लेकर इतनी बड़ी किल्लत है। अच्छा योगेश, वहाँ पे एक समस्या और थी लोगों के, गांव के लोगों की, वो जो शमशान वाला मामला वो बता रहे थे। उनके गांव में एक शमशान की भूमि है और बहुत छोटी सी भूमि, बहुत संकुचित भूमि है। मतलब मैं कहूँगा कि मैंने आज तक किसी गांव में अगर सबसे छोटा शमशान देखा है और तो उसी गांव का। एक चीज और है कि वो शमशान घाट है और उसके बगल में ही बस्ती है और उस जमीन पर गांव के लोग ही कब्जा किए जा रहे हैं। सबने हमसे ये शिकायत की कि यहाँ शमशान की भूमि नहीं है, शमशान की भूमि पे लोग कब्जा कर रहे हैं और यहाँ शेड नहीं है, तो जब बारिश के मौसम में जब उनको अंतिम संस्कार करना होता है, बहुत मुश्किल आती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है। यही उनकी शिकायतें रही। और अगर जातिगत समीकरण में कहा जाए, पिछले चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन देखिए अभी भी वो एक गांव ऐसा है जहाँ पे शमशान तक नहीं है, मतलब पीने को पानी नहीं है, और अगर आदमी मर जाए तो उसको अंतिम संस्कार करने का भी उसका पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो बड़ा ही अजीब लगता है देख करके। भारत अपना 75वां गणतंत्र में स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और थी आगरा में जो तीसरा पॉइंट हम बताना चाहते हैं, जो मुद्दा है इस चुनाव में मुद्दा होना चाहिए उसको, हालांकि है नहीं बता रहे हैं वहाँ के लोग, लेकिन जो हम अभी जिस जगह पे गए थे, एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र की एक जगह है, उसका एतमादपुर थाना लगता है उसमें। हाँ, उस जगह गोमती नगर नहीं, हम इस पे विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ मोती महल है वो इलाका। वहाँ पे क्या है कि रेलवे की ज़मीन है, ऐसा जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले शायद इंदिरा गांधी के समय में वहाँ पे बाढ़ की वजह से लोगों को विस्थापित करके बसाया गया था। बसाने के बाद अब वहाँ से लंबे समय से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और रहने के बाद वहाँ पे उनको बिजली का बिल उस जगह के नाम से आता है। वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर भी बने हैं, लेकिन प्रमाण पत्र उनके पास मिलता है। लेकिन अभी क्या है कि रेलवे ने उनको नोटिस दिया है कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि रेलवे की ज़मीन है और इसको आप खाली नहीं करेंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर खाली नहीं करेंगे तो घर तोड़ दिए जाएंगे। 32 घर ऐसे तोड़े भी गए हैं जिनको नोटिस दिया गया था। करीब 20,000 की आबादी है लगभग वहाँ पर, और बहुत लंबी बस्ती है। हम लोग तो पूरी बस्ती में घूमे और कुछ ऐसे केस भी वहाँ पे देखने को मिले, जैसे कि एक परिवार में जब ये नोटिस पहुँचा था तो उस परिवार में एक युवा जो उनका लड़का था, वो उसको सदमे की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ और वो बीमार जो है बिस्तर पे। वहाँ के लोगों ने बताया ऐसा कि जिस दिन उनको नोटिस आया था उसी दिन से वो बीमार हुआ। बीमार होने के बाद उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, वो आज तक बेड पर है। तो एक ये मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो दलित बस्ती है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे मायावती के सपोर्टर थे। वो ये भी कह रहे थे कि जब उनका शासनकाल था तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी हम लोगों को। और लेकिन जब से सरकार पे, जाहिर सी बात है, जो प्रदेश में सरकार होती है उस पर लोग आरोप भी लगाते हैं, तो इस सरकार पे आरोप भी लगाया गया कि एक चीज़ ये कि ये मुद्दा अभी कहीं हाईलाइट नहीं हुआ है, इस मुद्दे कहीं पे नहीं आया है। इसका कारण है क्योंकि एनबीटी पहला होगा, हम इस पे विस्तृत रिपोर्ट कर रहे हैं। ये इस मुद्दे को लेकर के वहाँ के पार्षद से हमने बातचीत की, तो पार्षद कह रहे हैं कि हमने इस मुद्दे को जो है अपने सदन में भी उठाया, जो उनका मेयर होता है, और उन लोगों के बीच में भी उठाया। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि ये रेलवे का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो विधायक से मिले, विधायक का भी यही कहना था, और भी जितने भी जिम्मेदार लोगों से वो मिल रहे हैं, सबका यही कहना है कि वो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे ही कुछ कर सकती है। तो रेलवे ने भी उनको ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखाया है कि वो उनकी ज़मीन है। तो एक ये रिपोर्ट है जो हम अभी इस रिपोर्ट को भी आप खबर टाइम्स पे पढ़ सकते हैं। अभी हम वहीं से होके आ रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर हम अपने साथ लाइव में जोड़ने चाहते हैं हमारे यहाँ के पत्रकार, हमारे सुनील जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि यहाँ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, जैसे अभी हम शुरुआत में तो थोड़ा बहुत बताए थे, ये 9 विधानसभा सीटें हैं और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, एक रुझान ऐसा है कि 5 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, और 2 ऐसी सीटें हैं जिसपे एक पर समाजवादी पार्टी को बढ़त का रुझान है, और एक ऐसी सीट है जिसपे बीएसपी जीत सकती है चुनाव। अभी सकती है इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ तय नहीं है, वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। एक सीट पर ट्रांसजेंडर भी प्रत्याशी हैं।
एक प्रत्याशी हैं जो ट्रांसजेंडर, वो पहले प्रत्याशी हैं यहाँ के, तो हम सुनील से जानेंगे कि यहाँ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को बता दें कि क्या समीकरण वहाँ चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2017 के चुनाव जो हुए थे, 2017 के चुनाव में बीजेपी ने एक ऐसी लहर शुरू की थी आगरा में कि उसने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया और सभी दलों को पराजित करके और वो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत गई। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो स्थिति अब बीजेपी की उस तरह की लहर नहीं है जिस तरह की पहले 2017 में थी। लेकिन अब जो माहौल है, अब माहौल ऐसा है कि बीजेपी के जो नेता रहे हैं विधायक 5 साल, उनको लेकर काफ़ी जो लोगों में, जिनके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी नाराज़गी लोगों में दिखाई दी है। तो तमाम तरह के जो इस तरह का जो विरोध है, इनको लेकर बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। कई सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी आसानी से, कौन सी वो सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी के लिए मुश्किल है वो बताइए। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए देखो सबसे बड़ी मुश्किल एक फतेहाबाद विधानसभा की सीट है। अच्छा। जिसमें जो वहाँ के जो बीजेपी के नेता रहे हैं वहाँ के, उनका नाम है जितेंद्र वर्मा। तो जितेंद्र वर्मा ने भी पार्टी बदल ली है, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। अच्छा, अब जो विधायक वहाँ से मतलब विधानसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने विधायक हैं छोटेलाल वर्मा, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अच्छा, उनके साथ समस्या ये है कि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर और ठाकुर समाज को लेकर दोनों समाज पर एक ऐसी तल्ख टिप्पणी करी थी जिसका वहाँ के लोगों में, क्षेत्रवासियों में काफी विरोध है। तो इस लिहाज से भी क्या कहते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर जो उनका वोट बैंक बोला जाता है बीजेपी का, वो भी कम हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, जो फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही है रूपाली दीक्षित, वो दरअसल एक अशोक दीक्षित, वो बहुत बाहुबली है, उनकी बेटी है। तो उनके पिता के ही नाम को लेकर ब्राह्मणवाद पर एक टिप्पणी इन्होंने की थी छोटेलाल वर्मा ने। अच्छा, इसका वो फायदा उठा रही है। तो इनके साथ ब्राह्मण लॉबी काफी खड़ी है और लग रहा है कि वो उनको अच्छी खासी टक्कर दे सकती है और समाजवादी पार्टी का खाता आगरा में फिर से खुल सकता है। ऐसी स्थिति है इस सीट पर। तो समाजवादी पार्टी पहली बार जीतेगी क्या? समाजवादी पार्टी बाहा में चुनाव जीती थी। उसके राजा अदमन सिंह वहाँ के विधायक रहे हैं 2012 में। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अभी तक यहाँ आगरा में चुनाव नहीं जीता, उसका खाता ही नहीं हुआ। और एक और सीट है, जैसे आप एतमादपुर विधानसभा की सीट है, जो वहाँ पे भी एक दल बदल प्रत्याशी आ गए हैं, धर्मपाल, वो भी बीएसपी से विधायक रहे हैं। फिर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे 2017 में, वो 2022 में। अब एंड वक्त पे उन्होंने भी पासा पलट लिया और बीजेपी से उनको टिकट मिल गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ उनको टक्कर देने के लिए एक्चुअली उनका तो विरोध ये है कि एक तो वो बाहर की पार्टी से आए हैं, तो वो जो लोग लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, टिकट की तैयारियां कर रहे थे चुनाव लड़ने की, अब उनको निराशा हाथ लगी। अब निराशा जब उनको हाथ लगी तो कहीं ना कहीं उनका अंदर खाने विरोध भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव उनके लिए, यहाँ ये भी सीट उनके लिए खतरे में दिखाई दे रही है। तो चलिए, ये हमने थोड़ी सी बातचीत में आपको आगरा के रुझान बताए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दे बताए। अब हमारी चुनावी यात्रा कुछ देर बाद यहाँ से हम आगरा से मूव करने वाले मथुरा, तो वहाँ से फिर हम आपको मथुरा की चीज़ें बताएंगे और मथुरा से आगे फिर हम अलीगढ़ और उसके बाद हमारा सिलसिला आगे चला जाएगा चुनाव में। तो बने रहिए हमारे साथ और यूपी के फैसले पर हम लगातार आपको राय बताते रहेंगे, रिपोर्ट्स करते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स। तो बिल्कुल एनपीटी के साथ हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।